पोलैंड ने एग्जिट करा है फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन। सीधा सवाल ये ओटावा कन्वेंशन के अंदर है क्या? तो लैंड माइंस के बारे में आपने सुना होगा। जैसे जब लैंड माइंस क्या होती है, एक तरह का एक्सप्लोजिव डिवाइस, जब उसके ऊपर से कोई व्हीकल जाएगा तो उस पर प्रेशर जनरेट होगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा, दैट इज लैंड माइन। तो ये जो ओटावा कहाँ पे आ गया? कनाडा। ये ओटावा है, ये आ गया कनाडा का। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन बनाया गया था तो नाम पड़ गया ओटावा कन्वेंशन। अब यहाँ पे देखो, जैसे पोलैंड ने एग्जिट कर लिया फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन, तो मतलब इस कन्वेंशन के अंदर बोला गया था कि जितनी भी लैंड माइंस के एक्सप्लोजिव डिवाइस आपके पास अवेलेबल हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड दिया गया था कि आप इसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दो। अब ऐसी कंट्रीज जो बिलीव करती हैं कि शांति होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, वो ऐसा स्टेप ले भी लेते हैं कि चलो विड्रॉ, मतलब रखने में क्या ही करना है, हम चाहते हैं पीस एस्टेब्लिश हो। पर अब जब पोलैंड का बॉर्डर एरिया देखोगे, एक तरफ आ गया बेलारूस। याद है आपको, पोलैंड ने आर्टिकल नंबर 4 ऑफ नेटो भी इन्वोक करा था। आर्टिकल 4 ऑफ नेटो का मतलब होता है, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, बात चल रही थी। आर्टिकल नंबर 4 के अंदर क्या बोला था? मिलिट्री प्रिपेयरनेस, मतलब लड़ाई नहीं होगी पर आप प्रिपेयर रहोगे कि कल को फाइट हो जाती है तो हम रेडी हैं पूरी तरह से। पर अभी बॉर्डर एरियाज अगर देखो तो एक तरफ बेलारूस आ गया, रशिया का स्टाउन सपोर्ट है। ऊपर देखोगे रशिया का कैलिनग्रेड वाला पार्ट है यहाँ पे, जहां पे उनका मिलिट्री बेस बन रखा है, नेवल बेस यहाँ पे बना हुआ है। तो पोलैंड में हो क्या रहा है? बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम अपनी लैंड माइंस दोबारा से बनाएंगे क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज सिक्योर नहीं है। तो पोलैंड ने क्या बोला कि हम एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन। इसके पहले लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, अब ये तीनों कंट्रीज आपको एल एल याद है ना, ये ELL, अगेन ये भी थोड़ा पीस मेंटेन करने की बात करती थी। पर जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो इन्होंने विड्रॉ करने का स्टेप लिया। लिथुआनिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम विड्रॉ कर चुके हैं फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। तो मतलब विड्रॉ कर रहे हैं अगर ओटावा कन्वेंशन से, तो इस कन्वेंशन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आपने अपने लैंड माइंस वगैरह को डिस्कार्ड कर देना है। तो अगर अब इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं तो आप दोबारा से क्या करोगे? उनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो अब आप अलाउड हो कि आप इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर सकते हो। पोलैंड ने क्या रीजन बताया कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस है, तो हमारे पास होने चाहिए इनकी अवेलेबिलिटी। पहले एक बार ड्रोन आ गए थे यहाँ उड़ते उड़ते, पूछा जब किसने भेजे तो बेलारूस बोले कि शायद रशिया से गलती से आगे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कई बार डायरेक्शन वगैरह गलत सेट हो जाती है तो गलती से आए होंगे। तो मतलब पोलैंड क्या कर रहा है इस टाइम पे? एक तरह से ट्रांजिशन बिटवीन नाट, खुद भी नाटो का मेंबर है और इस तरफ नाटो कंट्रीज आपको मिल जाएंगी, इधर रशिया मिल जाएगा। बेलारूस वैसे ही रशिया का सपोर्टर है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें तो अपने बॉर्डर सिक्योर करने ही पड़ेंगे, तो हम लैंड माइन को दोबारा से बनाएंगे, तो हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। सवाल बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इसको IR के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोलैंड ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन। एंटी पर्सोनल माइन बैन ट्रीटी, अभी देखो 3-4 शब्द हैं यहाँ पे। एंटी पर्सोनल माइन बैन ट्रीटी मतलब वो जो आप माइंस वगैरह यूज करते हो, या तो शायद सिविलियन को हर्ट करने के लिए, उनको हार्म प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो आर्म व्हीकल वगैरह यहाँ से पास करें उनको ब्लास्ट ऑफ करवाने के लिए, उनको रोकना है। ये इस कन्वेंशन का मोटो था। तो अब विड्रॉ कर लिया है तो आप लायबल नहीं हो, मतलब अब आप लैंड माइंस वगैरह को बनाओगे। देन इसको रेटिफाई कब करा था पोलैंड ने? तो 2012 में रेटिफाइड, मतलब अब आप पूरी तरह से बाइंडिंग हो, जो भी इसके अंदर फ्रेमवर्क दिए हुए हैं आपने वो फॉलो करने हैं। तो अब विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ कर लिया, तो फिर वैसे ही आप उसके लिए बाइंडेड नहीं हो, अब आप छोड़ सकते हो। अब ये क्या करते हैं? स्टॉक पाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब लैंड माइन का मतलब ही क्या होता है? जैसे ये जमीन है, यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस रखा, जैसे कोई आर्म व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा, प्रेशर क्रिएट हुआ, ये ब्लास्ट ऑफ कर जाएगा। तो स्टॉक पाइल वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। और 2016 तक इन्होंने बोल दिया था कि जितनी भी हमारे पास लैंड माइन्स अवेलेबल हैं, 4 साल का टाइम आ गया ना बीच में, तो तब तक हम डिस्कार्ड कर देंगे। पर जब ये इंस्टेबिलिटी बनी तो इन्होंने भी यही स्टेप लिया कि हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। और रीजन वही है कि हमारी कमिटमेंट, क्यों हम अपनी कमिटमेंट को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने रेटिफाई कर दिया था। तो ये बॉर्डर इश्यूज जो मैंने आपको 2 लोकेशन बताई, वन इज बेलारूस और ऊपर की तरफ रशिया का जो कैलिनग्रेड वाला पार्ट है, ठीक रह जाएगा याद? ठीक है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल राशनल, क्या लॉजिक बताया? तो ईस्टर्न शील्ड, तो पोलैंड की ईस्टर्न शील्ड यही वाली आई ना, कैपिटल इज वॉर्सो, पोलैंड की कैपिटल इज वॉर्सो। वॉर्सो पैक्ट भी आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में।
तो ये डायरेक्शन अगर देखोगे तो ईस्टर्न साइड है ना, तो यहाँ पे हमें शील्ड प्रोवाइड करनी है, तो इसी वजह से विड्रॉ का रीजन बताया। और दो एरियाज जो मैंने आपको बता दिए, रशिया का कैलिनग्रेड वाला और दूसरा आ गया बेलारूस, बेलारूस के साथ ठीक ठाक बॉर्डर लग रहा है पोलैंड का। और दूसरा रीजन क्या बताया, मेनली किसकी वजह से ट्रिगर हुआ, रशिया की जो इन्वेजन हुई है टुवर्ड यूक्रेन। अब देखो इन्होंने क्या बोला, रशिया की जो इन्वेजन हुई है टुवर्ड यूक्रेन, क्योंकि ये नेटो का मेंबर है तो यही बोलेगा ना, रशिया की जो इन्वेजन हुई है टुवर्ड यूक्रेन। और अब ओटावा कन्वेंशन जो 1997 में आया था, इसके बारे में देख लो, नाउ लोकेशन आपको पता लग चुकी है, कैनेडियन लेड प्रोसेस थी और इसका मेन फोकस क्या था, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन। जो ट्रेडिशनल तरीके से आप कुछ वेपन्स को यूज करते आए हो उनके ऊपर हमने लिमिटेशन लगानी है, जैसे कि यहाँ पे बार बार लैंड माइन का वर्ड यूज करा गया, या माइन भी जिसे आप बोल देते हो। और आगे क्या लिखा था, एंटी पर्सोनल, मतलब जो आर्म फोर्सेस वाले यूज करा करते थे। अब देखो 1997 में आया है ये, इससे पहले कोल्ड वॉर एरा से निकल चुके हैं, उसके पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर 2, देन उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1। बड़ी ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही थी, माइंस वगैरह का प्रेवलेंट यूज हुआ करता था, तो उसी को रोकने के लिए ये लाया गया था। ये प्रोहिबिट करता है यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सोनल माइंस। ना तो आप उसका यूज करोगे, ना ही इनको प्रोड्यूस करोगे, ना ही स्टॉक पाइलिंग यानी कि बड़ा सारा स्टोरेज में रखोगे, ना ही इनको ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये मेन पर्पस था, किस लिए, कि सिविलियन जो है वो हार्म ना हो। तो वो जो लॉन्ग टर्म हार्म कहीं ना कहीं सिविलियन ने फेस करा था, उसको लेके ये कन्वेंशन लाया गया था। तो इससे अब पोलैंड ने जब विड्रॉ करा तो वो अब बनाएंगे, ये सारी चीजें बनाएंगे भी, प्रोड्यूस भी करेंगे, स्टॉक पाइल भी करेंगे, ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज टाइप्स, दो तरह के हैं लैंड माइन के। वन इज एंटी पर्सोनल माइंस, मतलब ये स्मॉल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को मारने के लिए यूज करे जाते हैं। नंबर 1, इसे ओटावा कन्वेंशन के अंडर पूरी तरह से बैन करके रखा है। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज एंटी व्हीकल एंटी टैंक माइन। पीछे क्या लिखा था ओटावा के मिशन के अंदर, कि कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, जो ट्रेडिशनल तरीके से आप कुछ वेपन्स का यूज कर रहे थे, इनके ऊपर क्या लगानी है, लिमिटेशन। तो पहले वाली जो कैटेगरी आपने देखी एंटी पर्सोनल माइंस, ये पूरी तरह से बैन है कन्वेंशन के अंडर, पर दूसरे में लिखा था ना पीछे लिमिटेशन, तो बैन तो आप नहीं बोल सकते, तो ये बैन नहीं है। दूसरी वाली कैटेगरी जो व्हीकल्स को ब्लास्ट ऑफ करने के लिए यूज करी जाती है, क्यों, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा अभी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, वहां पे लिमिटेशन बोली गई थी कन्वेंशन में ही। ठीक है, तो पहली वाली कैटेगरी इज बैन और दूसरे वाली कैटेगरी लिमिटेशन अप्लाई करी जाती है और पूरी तरह से बैन नहीं है। और इसको अमेंड करा गया था प्रोटोकॉल नंबर 2 के अंडर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना, पहले वाली कैटेगरी जो पर्सोनल माइंस वाली है ये पूरी तरह से बैन है, पर जो व्हीकल वाली है वो लिमिटेशन के साथ है, अलाउड नहीं है, लिमिटेशन के साथ है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है इनकी, तो आई थिंक अब आपको क्लियर है। इन्होंने बोला कि हम पॉलिश मैन्युफैक्चर, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड डिप्लॉयमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा थ्रेट है एग्रेशन का, साइड से बेलारूस, ऊपर की तरफ रशिया का कैलिनग्रेड वाला पार्ट। और कंट्रीज और कौन कौन सी ऐसी हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद यहां से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया, फिनलैंड आ गया, देन ELL, एल भी जिनको आप बोलते हो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और यूक्रेन, देन पोलैंड, पोलैंड ने भी विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जो आपको इन कन्वेंशंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हुई नहीं दिखाई देंगी। आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया रेटिफाइड है इसको लेके, क्या लगता है आपको, नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो नहीं है, हम भी नहीं है, इंडिया नहीं है, रशिया नहीं है, US भी नहीं है, तो मोटी मोटी कंट्रीज, चाइना लगता है आपको होगा, वो भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया मतलब आ जाए वैसे ही बेतुका सा ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है वो भी नहीं है, वो तो किसी के भी नहीं है। उसके बाद ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन, तो नेटो के मेंबर पहले ये सारे थे, पोलैंड, फिनलैंड, अब थे अब सभी ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम दिस कन्वेंशन, बस इतना से याद रख लेना। 1997 आई थिंक ये क्लियर है आपको, टाइप्स वगैरह मैंने बता दी, यहाँ पे और डिटेलिंग ऐड करी है। हाँ, स्टॉक पाइल को कितने साल के अंदर खत्म करना था, 4 साल। तो जब पोलैंड ने 2012 में रेटिफाई करा था तो 16 तक का टाइम लिया था कि हम पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे, पर जब ये इन्वेजन बोला इन्होंने कि रशिया की हुई टुवर्ड यूक्रेन, तो उसी वजह से हम चाहते हैं कि अब विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी ईस्टर्न शील्ड प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी यही सारा है, देख लेना इसको एक बारी, वही लिखा है दोबारा से, ये देख लो आज के टाइम पे कितनी स्टेट पार्टीज मिलेंगी, 112, और सिग्नेटरी सिर्फ 12 के आसपास बची हुई है, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया। कईयों ने बस ऐसे उम्मीद सी दे दी कि शायद कल को बन जाए हम रेटिफाइड कंट्री,